तो इनको उसी की जैसे एनालिसिस कर लेते हैं हम। फिंगरप्रिंट को उसी की जैसे एनालिसिस कर लेके अभी मिडल फिंगर में डाल के देखेंगे। ठीक है, अब मिडल फिंगर की बात करते हैं R3 यानी मिडल फिंगर, जिसमें R3 में फाइन मोटर होगा और L3 में ग्रॉस मोटर होगा। ठीक है, तो ये क्रॉस में कनेक्टेड होते हैं, ध्यान में रखना। और R3 जो होता है हमारे लेफ्ट जो पार्टिकल ब्रेन होता है उससे कनेक्ट होता है, पैरेटल जो ब्रेन होता है उससे कनेक्ट होता है लेफ्ट। ठीक है, और L3 जो होता है यानी जो हमारी लेफ्ट उंगली की मिडल फिंगर जो होती है वो हमारे राइट पैरेटल लोब से कनेक्ट होती है। तो दोनों लोग हमने जाना कि हमारे हाथ में जो होते हैं अलग अलग अपोजिट ब्रेन को कनेक्ट होते हैं। तो इसके अनुसार देखेंगे हम कि मिडल के अगर फिंगर में हमारा वो पैटर्न आता है तो क्या क्या गतिविधियों को हम करेंगे और कैसे हमारी टैकल प्रोसीजर होगी। तो R3 और L3 में अगर आपका रोल पैटर्न होता है, दोनों अगर रोल पैटर्न होता है तो आपकी क्रिया करने की क्षमता, एक्शन क्षमता बढ़ जाती है, एक्शन ओरिएंटेड बन जाते हो आप। जो चीज दिमाग में आती है उसको एक्शन कर लोगे, जो चीज दिमाग में आएगी वो चीज एक्शन कर लोगे। ठीक है, तो अगर ये रोल पैटर्न अगर यहाँ पे आता है, देखो किसी का रोल पैटर्न अगर काइनेमेटिक्स में आता है तो कोई लोग, देखो अभी लोगों की कैटेगरी बताता है, किसी को गुस्सा आता है बराबर है, तो गुस्सा आने के बाद कोई क्या करेगा, आपसे गलत बात करेगा या गुस्से में बात करेगा। तो अगर जिसके काइनेमेटिक्स में ये पैटर्न होता है, गुस्से वाला पैटर्न होता है, रोल पैटर्न होता है, तो वो पहले क्या करेगा, पहले हाथापाई करेगा, सीधा हाथ से मार देगा उसको, क्योंकि उसका वो फेज ज्यादा स्ट्रांग रहता है और वो ज्यादा एक्शन करता है। तो वो ज्यादा एक्शन करने के लिए, एक्शन करने के बाद क्या करेगा कि वो वही चीजों का एक्शन करेगा जो उसको इरिटेट करेगी, जो इसको प्रभावित करेगी, क्योंकि वो टैकल करेगा, हर चीज को टैकल करने की एक गुणधर्म बनाएगा, एक पेशेंस बनाएगा। तो रोल पैटर्न आएगा तो हाईली ऊर्जा से भरा होता है रोल पैटर्न, अग्रेसिव नेचर का होता है। तो इसके चलते ये क्या करेगा, डायरेक्ट अपने बॉडी पार्ट का उपयोग करेगा, पूरे बॉडी को स्मार्ट वे में उपयोग करेगा। साथ में अगर इनको डांसर बनना है तो डांसर भी बहुत अच्छे रहते हैं ये काइनेमेटिक्स वाले, राइटर बहुत अच्छे हो सकते हैं, लिखने की कला इनको बहुत अच्छी आती है, तो अच्छी इनकी हैंडराइटिंग भी बड़ी अच्छी नजर आएगी, जिनमें फाइन मोटर बहुत अच्छा होता है, हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है। उस चीज को फिजिकली करना है तो हार्डवर्क करने में कभी पीछे नहीं हटते हैं, हार्डवर्किंग होते हैं, हार्डवर्क बहुत अच्छे से करते हैं। फिर देखा जाए तो हार्डवर्किंग, करियर ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड, ये सभी चीजें एक बार गोल इन्होंने डिसाइडेड कर लिया तो पूरी बॉडी की एनर्जी उस गोल को अचीव करने में लगाएंगे, टैकल करने में पूरी बॉडी का स्ट्रेंथ लगा देंगे, मेहनत करेंगे उस लेवल पे। टैकल यानी मेहनत करना, क्योंकि ये काइनेटिक्स पार्ट को बिलिंग करता है तो ये मेहनत करते हैं, बॉडीली मेहनत करेंगे। ठीक है, पहले दो इसमें कैसे एक्शन में उनका बिहेवियर दिखाएगा, वो बिहेवियर में दिखाएगा, खाली एक्शन करेंगे नहीं करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वो उनके बिहेवियर में दिखाएगा। थिंक में आएगा तो क्या करेगा, वो उसके अकॉर्डिंग थॉट करने लग जाएगा कि कैसे, जैसे गोल्स करना है इसको, गोल कोई गोल को अचीव करना है तो वो क्या करेगा, प्लान करेगा। थिंक यानी प्लान करेगा कि उस गोल्स को मैं सटीकता से कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, कैसे मिला सकता हूँ। लेकिन जब वो टैकल कैटेगरी में आता है तो ये बॉडीली मेहनत को चुनते हैं, क्योंकि ये काइनेटिक्स यानी बॉडीली मेहनत का होता है, फिजिकल मेहनत का होता है। तो इनका अटेंशन हमको दिखाई देता है कि कोई गोल्स अगर ये बच्चा निर्धारित कर रहा है तो वो पूरा करेगा कि नहीं करेगा, कोई गोल्स अगर ये इंसान पूरा करना चाहता है तो ये गोल्स पूरा करेगा कि नहीं करेगा, यहाँ से आप पता चलते हैं। यानी किसी में थिंक हो सकती है, जैसे थिंक में रोल पैटर्न है, भरली का टंगी किली बंद, कॉकटेला बंद। तो ये जो होता है ना, जैसे
कोई एक्शन प्लान कोई बोलता है कि यार मुझे ये काम करना है, उसका बहुत एनर्जी उसके एक्शन में दिखाई देता है, यानी वो सोचता है, फिजिकल एक्शन में दिखता है, यानी बोलते ना एक्शन और टैकल करने की एबिलिटी, ये दोनों डिफरेंट होती है। एक्शन यानी उसके बारे में सोचते रहना, उस क्रिया के बारे में धड़पड़ करना, लेकिन उसको सही वे में करना, ये अलग थिंग होती है, ठीक है। तो जब एक्शन में आते हैं तो उसके बिहेवियर में खाली आपको दिखेगा, जैसे किसी बंदे को आईपीएस अधिकारी बनना है फॉर एग्जाम्पल, तो या किसी बच्चे को स्कूल में टॉप में आना है, तो वो क्या करेगा, एक्शन में सोचेगा, बिहेवियर में सोचेगा, किताब किताब आके रखेगा और उसको पढ़ते बैठेगा, वो एक्शन दिखाएगा लोगों को, क्योंकि मैंने जो गोल्स अटेंशन किया है उसके प्रति मेरा इस टाइप से व्यवहार रहेगा। अटेंशन दिखाएगा, खाली अटेंशन, बिहेवियर, ठीक है। तो जैसे 24 घंटे पढ़ते दिखना, ठीक है, हमेशा किताबों में उलझे रहना, हमेशा ये अपने गोल के रिलेटेड चीजों को कलेक्ट करना, ये होती है एक्शन। अब यही पार्ट अगर उसके थॉट प्रोसेस में आता है, तो वो ये प्लान बनाएगा कि अगर ये एग्जाम मुझे देना है तो किस किस चीज को मुझे करना है, कौन सी चीज को वेटेज देना है, कौन से बातों को समझना है, ये चीज करता है, थिंकिंग में करता है वो। और अब उसने एक्शन डिसाइडेड कर लिया, थिंकिंग डिसाइडेड कर लिया, तो उसको परफॉर्म, टैकल करने की एबिलिटी बोलोगे तो परफॉर्म करने की एबिलिटी, तो उसको वो परफॉर्म करना शुरू कर देगा, क्योंकि बॉडी को स्ट्रेन के यूज करके उसको परफॉर्म करेगा। अगर इन दोनों चीजों में से, अगर इन तीनों चीजों का अगर पैटर्न डिफरेंस आ गया, तो यहाँ पे वो एक्शन में आएगा लेकिन थॉट नहीं कर पाएगा, वो ना ही उसका प्लानिंग कर पाएगा। तो चलो हम पहले सेम सेम पैटर्न के हर इंडिविजुअल पैटर्न की क्वालिटीज को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे टैकल करने की एबिलिटी अगर उसकी आती है, दोनों अगर काइनेटिक्स में रोल पैटर्न अगर रहता है, तो वो क्या करेगा, टैकल करने की एबिलिटी रखेगा। कौन सा, इनर आउटर, यानी फुल बॉडी के स्ट्रेन को भी यूज करेगा और अपने बॉडी के जो फेशियल एक्सप्रेशन को भी वैसे ही रखेगा। अगर इसमें सपोज हमारा सेकंड पैटर्न आता है, आउल पैटर्न अगर इसमें आता है, आउल पैटर्न इसमें आता है, तो क्या होता है, आउल पैटर्न आने के बाद वो बच्चा कैसा रहेगा कि थोड़ा डाइसी होगा, करूं कि नहीं करूं। अगर पहले इसमें थोड़ा फिजिकल मेहनत करेगा, लेकिन फिजिकल मेहनत करने के बाद पहला अटेम्प्ट ट्राई करेगा, अगर उस अटेम्प्ट में अगर उसको सपोज नहीं ग्रोथ मिलता है, उस अटेम्प्ट में उसको कुछ अच्छा नहीं मिलता है, तो वो क्या करेगा, उस फेज को छोड़ देगा, क्योंकि उसका एक्शन टैकल करने की क्वालिटी उसमें नहीं है। नहीं तो हो सकता है इसकी विजन बहुत अच्छा है, अभ्यास इसका बहुत अच्छा है, थिंक इसका अच्छा है, फिर भी ये जो लोग होते हैं कि उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। क्यों अचीव नहीं कर पाए इसने, क्योंकि उसका काइनेटिक पोर्शन लो था, खाली वो उसके दिमाग तक ठीक था, उसके थॉट तक ठीक था, उसके बिहेवियर तक ठीक था, लेकिन वो उसको जीत नहीं पाएगा। क्यों नहीं, क्योंकि वो उसके एक्शन में नहीं दिखेगा उसको। समझ में आया, ये टैकल करने की एबिलिटी बताएगा। तो जब आउल नेचर आता है, तो आउल नेचर क्या होता है, ये लेस इफेक्ट वाला होता है, यानी जैसे रोल वाले में ज्यादा इफेक्ट होता है, तो इसमें लेस होता है, ये भी खुद होके पढ़ने वाला होता है, लेकिन इसमें लेस इफेक्ट अगर होता है तो करेगा, अदरवाइज बीच में से भी वो टैकल करके छोड़ देगा। देखो, हजारों बच्चे जो होते हैं, हजारों बच्चे क्या करते हैं, चुनाव करते हैं कि नहीं मैं अभी इस चीज को पढ़ूंगा, मैं उस चीज को करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, ठीक है। लेकिन जब वो बच्चा स्टार्ट करता है, कुछ करने की स्टार्ट करता है, तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, मिडल में छोड़ देते हैं, कुछ बच्चे उसकी प्रैक्टिस एंडिंग तक करते हैं, कुछ बच्चे क्या करेंगे, मिडल में ही छोड़ देंगे उसको, यानी बीच रास्ते में ही उसको छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे बीच रास्ते में, क्योंकि हो सकता है कि उनका बाकी का पैटर्न जो होता है अलग था, उन्होंने फर्स्ट ट्राई किया, या काइनेटिक्स पैटर्न में उसका रोल पैटर्न आया, सॉरी डबल लूप पैटर्न आया होगा, जिसमें उसने फर्स्ट अटेम्प्ट किया नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट ट्राई किया फिर नहीं हुआ, तो फिर वो छोड़ देगा। और कोई कोई बच्चा क्या होता है जिसमें रोल पैटर्न होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट ट्राई करेगा, सेकंड अटेम्प्ट ट्राई करेगा, वो तब तक अटेम्प्ट को लेता रहेगा जब तक वो उस गोल्स को पार नहीं कर लेता। तो ये कौन सा बच्चा होता है, एक्शन। यहाँ से पता चलता है कि बच्चा कितना अपने कार्य के प्रति सीरियसनेस होगा, दृढ़ निश्चयी होगा, ये आपको इस पार से पता चलता है उसके।
क्योंकि ये भी पार्ट बोलना बहुत आसान होता है, ये भी पार्ट हमको गेस करना बहुत जरूरी होता है कि बच्चा अटेम लेगा तो कितना अटेम लेगा, कितना शाश्वत होगा वो अपने कार्यों के प्रति। तो ये जो होता है, इस पार्ट से, इस फिगर के इस पोर्शन को देख के हम पता कर सकते हैं। ठीक है, एक्शन की प्रोसेस को देख के पता करेंगे आप, टास्क परफॉर्मेंस की प्रोसेस को देख के पता चलेगा। नहीं तो हम बोल तो यार, आप बोलोगे सर हर कोई तो बच्चा मेहनत करता है, फिर हर कोई बच्चा करता है लेकिन इनर डेडिकेशन नहीं होता है। कोई बच्चा करने के लिए करता है, कोई बच्चा खाली उसको पास आउट करने के लिए करता है, कोई बच्चा उसके थिंक होती है तो थिंक के रिलेटेड अप्लाई करता है, और किसी की टैकल करने की एबिलिटी नहीं होती है तो वो जल्दी उस गोल को चेंज कर देगा, ऑप्शन बी को टारगेट करेगा, वो ऑप्शन सी को टारगेट करेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो होता है पैरिटल लोब जो होता है वो कमजोर होता है, एक्शन ओरिएंटेड लोब जो होता है टैकल करने की एबिलिटी जो होती है उसमें कम होती है, वो खुद में बदलाव नहीं कर सकता, खुद में बदलाव करने की एबिलिटी नहीं होती। अभी इसी में तीसरे पैटर्न को डालते हैं हम, आर्च पैटर्न को डालते हैं। अब यही बंदा अगर एक्शन ओरिएंटेड बंदा, एक्शन टैकल करने की एबिलिटी अगर आर्च पैटर्न में आती है तो ये बंदे बहुत अच्छे से होते हैं क्योंकि हाई पोटेंशियल से भरे होते हैं। अगर ये पोर्शन इनके इसमें आता है तो ये वर्तमान में आने वाले चेंजेस को पकड़ के अपने टारगेट को हिट करना चाहते हैं, तो ये बहुत कम ड्यूरेशन में अपने टारगेट को हिट करेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें दो चीजें होती है, लोगों से बेहतर करने की कला, खुद को बचा के काम करने की कला। तो ये खुद के एनर्जी को सेव करके अपने टास्क को परफॉर्म करेंगे, और ना ही परफॉर्म करके उनको अचीव भी करेंगे, उनको अचीव भी करेंगे। अब इसमें जानते हैं लूप पैटर्न ना। अब इसमें दो लूप आते हैं हमारे, एक आता है अल्नर, दूसरा आता है रेडियल। अल्नर लूप अगर इस चीज में आता है तो ये अपनी एक्शन को, बॉडी एक्शन को नेचर के अपोजिट काम करने में यूज करेंगे, यानी दूसरे के अपोजिट एक्शन में रिएक्शन के जरिए सीखेंगे। ये ऐसी तकनीक को इजाद करेंगे जिस तकनीक के द्वारा ये अपने मेंटल और फिजिकल को और इमोशनल को एक लेवल में यूज कर सके। रिवर्स थिंकर होते हैं, दुनिया के अपोजिट ट्रैक को चुनेंगे, दुनिया के अपोजिट प्लेटफॉर्म को चुनेंगे, और इनकी मेथड, उस चीजों को याद करने की मेथड भी इनकी अलग होगी। इनको बोलते ना, आप अगर होशियार व्यक्ति की डेफिनेशन करते हो, कोई होशियार व्यक्ति होती है, इसकी डेफिनेशन हम कैसे करते हैं कि बोलते हैं कि वो काम भी आपके जैसे ही करता है। वो काम क्या करता है? वो काम आपके जैसे ही करता है, लेकिन उसकी जो कला होती है थोड़ी डिफरेंट होती है, उस काम को परफॉर्म करने की कला है उसकी डिफरेंट होती है। तो क्यों डिफरेंट होती है? क्योंकि उसमें रेडियल लूप आता है, क्योंकि इनके आइडिया फॉर्मेशन जो होते हैं अलग फॉर्मेशन में आते हैं, और उसी टाइप से वो एक्शन को चुनता है, एक्शन को दिखाएगा। देखो आप बोलोगे ये काम मत करो तो वो काम वैसे ही करेगा। थिंकिंग में क्या रहता है, थिंकिंग में कैसा होता है, आपसे अपोजिट थॉट प्रोसेस को कैरी करेगा, बिहेवियर में आपसे अपोजिट बिहेवियर करेगा, और ये पे टैकल में अगर वो आता है तो आपके अपोजिट क्रिया को करके उस गोल को अचीव करने का प्रयास करेगा, क्रिया को अचीव करने का प्रयास करेगा। अगर यही कॉपी लर्नर आता है, अल्नर लूप आता है, तो वो क्या करेगा? वो अपने जैसे ही लोगों को चुनेगा, कॉपी होके, यानी उनके तकनीक को कॉपी करेगा। जैसे सपोज मैं जो किताब पढ़ के पास हो गया, यानी मैंने जो सब्जेक्ट लिया, तो वही सब्जेक्ट वो अगर मेरे सानिध्य में रहता है तो मेरे सब्जेक्ट को पढ़ेगा, मेरे जैसी पढ़ने की टेक्निक को डालेगा, मेरे जैसे अभ्यास की रूटीन पद्धत को डालेगा, मेथड को डालेगा, मेरे जैसे रिकॉलिंग मेथड को डालेगा। तो इस तरीके से ये कॉपी लर्नर जैसा रहेगा। लेकिन इसका आउटपुट जो होता है लोगों पे डिपेंडेंट होता है, कि अगर मेरे ग्रुप में अगर पॉजिटिव लोग आते हैं तो मैं पॉजिटिव होगा, मेरे ग्रुप में ज्यादा नेगेटिव लोग आएंगे तो मेरा एक्शन भी जो होता है टैकल करने की मेथड भी गलत होती है। ठीक है, वही आर्ट पैटर्न में कॉन्शियस करके करेगा, वही रेडियल पैटर्न में रिफ्लेक्टिव नेचर से करेगा, वही अगर रोल पैटर्न आता है तो वो किसी का नहीं सुनेगा, वो खुद की मेथड को खुद डिसाइडेड करेगा और उसी लेवल पे उस टास्क को परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इतनी सारे मेथड जो होती है इस पैटर्न से पता चलती है कि उसका टैकल सिस्टम कैसा है, हर चीजों को
अडॉप्ट करने की सिस्टम एबिलिटी कैसे, तो इससे आप उसके क्रियाकलाप को देख सकते कि वो सच में जो चीजों को डिसाइडेड करता है वो फुलफिल करेगा कि नहीं करेगा, या आप जो चीज उसको जो पाथ आप उसको देना चाहते हो वो करेगा कि नहीं करेगा। ये हमको इस पैटर्न को देख के पता चलता है, उसके इस ब्रेन के लोब को देख के पता चलता है कि बोल देना कोई चीज आप कब हायर वे में एडॉप्ट करेगी, जब वो आपके थॉट में आएगी, जब वो आपके बिहेवियर में आएगी, और जब वो आपके एक्शन में आएगी। तो इसलिए पहले की ये 3 लोब जो होते हैं किसी के क्रिया को कंप्लीट करने में अहम भूमिका निभाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कोई एक्शन है, जैसे आपने गोल डिसाइडेड कर लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ गोल डिसाइडेड किया है, आपने गोल डिसाइडेड किया है कि मुझे कहीं जाना है, या मुझे सपोज मैथ जो होता है, ठीक है, मैथ जो होता है तो मैथ में मुझे 100% मार्क लाने, ये आपका गोल्स है, ठीक है। तो ये गोल्स आपका जो अचीव होगा ना, 3 कश्तियों पे सवार होके होगा, कितने 3 कश्तियों पे सवार होके करेगा, और 2 लास्ट की जो कश्तियां छूट जाती है ना, वो इसमें लर्निंग कैपेबिलिटीज को डालती है। लास्ट की 2 कश्तियां जो बचती है वो लर्निंग कैपेबिलिटीज को, यानी लर्निंग में आप किस वे का चुनाव करें। तो टोटल हमारा सक्सेस बनता है ना इस 5 वे से बनता है, लेकिन ये 2 वे होते हैं, हमारा चुनाव होता है, यानी कि चुनाव का माध्यम से हम उस गोल तक पहुंचे। लेकिन ये जो मेजर गोल को अचीव करने वाली थिंक होती है, एक होता है आपका बिहेवियर, एक होता है बिहेवियर, यानी आप में सच में उस चीज को पाने का बिहेवियर है कि नहीं है, इसको बोलते हैं हम एक्शन। जो चीजें आप सोचते हो, मनी को सोचते हो तो मनी को एक्शन में लाना सीखिए। किसी चीज को डेवलप करना चाहते हो तो उस चीज के बारे में अपने बिहेवियर में लाना सीखिए। बोलते ना, कोई सब्जेक्ट हमको आसान कब लगेगा, जब उसके बारे में हम अट्रैक्शन करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, उस सब्जेक्ट को हमारे बिहेवियर में लाएंगे, तब जाके वो बिहेवियर सब्जेक्ट हमको आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत लोगों को इंग्लिश बोलने में डर लगता है, फियर लगता है, उनको आता है, थिंक करते हैं इंग्लिश में, सोचते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाते क्योंकि उसको बिहेवियर में एक्शन में नहीं ला पाते हैं, इस कारण नहीं होता है। दूसरी चीज होती है थॉट। दूसरा, उस चीज को अगर अचीव करने के लिए हमको थॉट को देखना होता है, और थॉट आता है थिंग से जनरेट होता है। थॉट किस चीज से जनरेट होगा, थिंग से जनरेट होगा। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज रहती है टैकल, टैकल करने की एबिलिटी, यानी बोलते हैं ना परफॉर्म। उस चीज को परफॉर्म करने की एबिलिटी, इसी को हमने बोला है टैकल, इसी को हमने बोला है टैकल एबिलिटी। तो कोई भी गोल अगर आपको डिसाइड करना, मैथ अगर आपको 100% मैथ आना चाहिए तो मैथ को पहले बिहेवियर में ढालना सीखिए, आपके एक्शन में डालना सीखिए, हर चीज को कैलकुलेशन करना सीखिए। उस चीज को बिहेवियर में टोटल डालना चाहते हैं, उस चीज को परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उस चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा थिंक कीजिए। अगर निगेटिव थिंक करेगा तो डर पैदा करेगा, पॉजिटिव थिंक करेगा तो उसके प्रति अट्रैक्शन क्रिएट करेगा। बाद में जिसका थिंक और बिहेवियर में आएगा, और वही चीज अगर आपके एक्शन में होगी तो आप क्या करोगे, 100% जो आपने जिस वे पे मैथ को सॉल्व करना चाहा है तो वो वेज आपका बन जाएगा, और उसी तरह से आपका आउटपुट मेथड बनेगा। ये होता है आपकी इनपुट मेथड। इनपुट यानी एक चीज को बनाने के लिए किस मेथड को आपको चुनना है, ये होती है आपकी इनपुट मेथड। एक मिनट, इसको अच्छे डायग्राम से मैं समझाऊंगा आपको, क्योंकि ये अगर क्वेश्चन समझ गया ना तो 90% डीएमआईटी आपको समझ में आ जाएगी। डीएमआईटी से कैसे आप चीजों को अचीव करा सकते हो। देखो, कंप्यूटर सिस्टम सीखा होगा आपने, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम में 3 मेथड होती है। एक होता है इनपुट, बीच में होता है प्रोसेस, प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और तीसरा एक होता है आउटपुट, इनपुट और आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 थिंग को रखते हैं, जैसे पहले एक्शन यानी बिहेवियर को,
सेकंड जो होती है थिंक प्रोसेस, थॉट प्रोसेस को, और तीसरी होती है उस चीज को टैकल करने की प्रोसेस, यानी फिजिकल अटेंशन बोलेंगे इसको आप, फिजिकल अटेंशन बोलो या उस चीज के प्रति आप कितना फिजिकल अटेंशन देते हो, वो वाली प्रोसेस। ठीक है, बीच में ये प्रोसेस जो होती है, ये तीन प्रोसेस जो निकलती है, ठीक है, आपके आउटपुट जो होता है इन प्रोसेस से गुजरता है, इन तीनों प्रोसेस से गुजरेगा और उसका आउटपुट डिसाइडेड होगा। ठीक है, यानी आपका इनपुट क्या करेगा, आपका इनपुट जो होता है, कोई भी चीज जो होती है आपके बॉडी में, कोई भी चीज होती है, वो तीन प्रोसेस को यहाँ पे जनरेट करती है, तीन टाइप के प्रोसेस को करेगी और उसके आउटपुट को डिसाइडेड करेगी। ये होती है इनपुट, यानी जो एक्शन आपको करना है, एक्शन जो चीजें आपको करनी है वो इनपुट, जो दिमाग में आता है वो इनपुट बोलोगे, जो एक्शन आपको करनी है। और जब इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में डालते हैं हम, यानी सेंट्रल यूनिट में डालते हैं, तो यहाँ पे तीन चीजों को मिलकर सेंट्रल प्रोसेस यूनिट बनेगा, बिहेवियर, थॉट और चीजों को परफॉर्म करने की एबिलिटी। ठीक है, चीजों को परफॉर्म करने की एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी बोल सकते हो, टैकल करने की एबिलिटी बोल सकते हो, और इसी पे आपका आउटपुट डिसाइडेड होता है, यानी आपका आउटपुट सक्सेस वाला होगा कि नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इन सेंट्रल प्रोसेस में जो यूनिट हो गया, यानी आपके दिमाग में अगर जो कोई फंक्शन हो रहा है, ये हमारा दिमाग क्या होता है, ये दोनों चीजों के बीच के आउटपुट को, यानी जो इनपुट डालोगे उसको प्रोसेस करेगा और प्रॉपर वे का आउटपुट निकालेगा दिमाग। तो दिमाग में तीनों चीजें चलती रहती है परफॉर्म करने की। तो इनमें से अगर सपोज कोई एक चीज भी अगर आपकी कंप्लीट इनकम्प्लीट रह जाती है, नहीं हो पाती प्रॉपर वे से, तो आपका आउटपुट जो होता है वो प्रॉपर वे से नहीं निकलता है। इनपुट प्रॉपर होता है लेकिन बीच में जो होने वाली प्रोसेस अगर प्रॉपर नहीं होगी, अगर तीनों अगर इफेक्टिव वे में नहीं होगे, तो क्या करेगा, आपका आउटपुट जो होता है सही से नहीं निकलता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसके बिहेवियर में टास्क दिखता है, जिसके एक्शन में टास्क दिखता है, लेकिन ना तो उसके थिंक में दिखता है, ना तो इसके एक्शन में, ना तो इसको फिजिकल एक्टिविटी में दिखता है, तो वो 100% गोल को नहीं अचीव करेगा। कोई बच्चा होता है इनपुट देता है, उसके बिहेवियर में भी है, थॉट में भी है, लेकिन एक्शन में नहीं है, उसके एक्शन में नहीं है, उस परफॉर्म को करने की तकनीक नहीं है उसके पास, तकनीक, या अपने बॉडी के फेज को वो अच्छे वे से यूज नहीं कर पाता है, तो भी उसको आउटपुट नहीं मिलेगा। किसी में एक्शन थॉट प्रोसेस बन रहा है, एक्शन प्रोसेस बन रहा है, उसके बिहेवियर में भी दिख रहा है, वो एक्शन में ला रहा है, लेकिन थिंकिंग नहीं कर पा रहा, फिर भी ये प्रोसेस कंप्लीट रह जाती है। थिंक नहीं कर पा रहा है, अच्छी वेज को नहीं देख पा रहा है, उसके बारे में थॉट नहीं कर रहा है, फिर भी इसकी ये प्रोसेस जो होती है इनकम्प्लीट रहती है। सपोज थिंग भी है, फिजिकल एक्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके बिहेवियर में वो एक्शन ही नहीं आ रहा है, चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि इसके प्रोसेस को, ये तीनों प्रोसेस, अपर की जो तीनों उंगलियों की प्रोसेस जो होती है, इसके ब्रेन के आउटपुट को डिसाइडेड करेगी। और जब ये तीनों चीजें इसकी सही वे में आ जाएगी, तब जाके इसके दो चीजों का, दो बेनिफिट चीजों का ये उपयोग कर सकता है। एक तो होता है टेम्परल प्रोसेस, यानी सुन के उसको ध्यान में रखने की एबिलिटी को डिसाइडेड करेगा, और दूसरा होता है ऑक्सीपिटल प्रोसेस, विजुअल एबिलिटी, अपनी विजुअल एबिलिटी का परफॉर्म कर पाएगा। तब तक वो अपनी दो पावर को नहीं उठा पाता, इसका विजुअल कितना भी अच्छा रहने दो, इसका ऑडिटरी फंक्शन कितना भी अच्छा रहने दो, तब तक वो इसके एक्शन परफॉर्म को नहीं बना पाएगा, जब तक उसमें ऊपर की तीन लेवल, ऊपर की जो तीन जो बॉडी के पार्ट होते हैं, ब्रेन के पार्ट होते हैं, जब तक वर्क नहीं करते, तब तक नीचे के दो पार्ट भी उसको काम नहीं देंगे। देखना उसका ऑडिटरी बहुत अच्छा है, आप सजेस्ट करना, वहां पे आता है डीएमआईटी में कि इसका ऑडिटरी बहुत अच्छा है, तो ऑडिटरी बहुत अच्छा है, नहीं जो से बोले, अपने शब्दों को अपने कानों में डाले, तब तक वैसा ये करें। हमने लर्निंग कैपेबिलिटी देखी ना, तो इस हिसाब में जब वो करता है, फिर भी उसमें प्रोग्रेस नहीं दिखती है। क्यों प्रोग्रेस नहीं दिखती? क्योंकि ऊपर के जो तीन पार्ट में उसके ऐसे पैटर्न आते हैं जो उसको वो पैटर्न से भटकाते हैं, उसके कार्यों से भटकाते हैं। ऊपर के जो तीन पैटर्न होते हैं, ये एक्शन ओरिएंटेड पैटर्न होते हैं। ऊपर के जो तीन पैटर्न होते हैं वो एक्शन का होता है, और मिडल उंगली वाला जो पैटर्न होता है, ये दोनों पैटर्न को बताता है,
एक्शन प्लस परफॉर्मेंस करने की एबिलिटी, दोनों, क्योंकि ये काइनेमैटिक्स भी होता है ना, करने की कला को भी बताते हैं उसके इसमें, उसकी बॉडी में करने की कला को भी बताएगा, ये एक्शन की कला को भी बताता है, वो एक्शन से सीखता है, कैसा सीखता है, ये भी जो होता है ये मिडल पार्ट से सीखता है। तो ये बीच का माइंड जो होता है, मिडल माइंड जो होता है, मिडल लोब जो होता है, ये दोनों चीजों को एक्शन करता है, दोनों चीजों के परफॉर्मेंस पे रहता है। तो इसमें जो भी पैटर्न आता है उस पैटर्न के अनुसार जजमेंटल होते हैं। अगर आपके पास रिपोर्ट होगा ना, तो आप कभी देखना किसी बच्चे को, अगर आपको एक्शन और परफॉर्म को दे के देखना है कि कितना वो टास्क परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, तो आप उसके इस पैटर्न से पता कर सकते हो, उसके इस पैटर्न से आप जज कर सकते हो कि वो जो कार्य करना चाहता है वो सही से करेगा कि नहीं करेगा, सही से इसका होगा कि नहीं होगा, क्या इसमें गतिविधियां होगी कि नहीं होगी। ये जो सही में आप जानना चाहते तो ये किसके कारण हो सकता है, ये ऊपर के 3 लोग को कॉन्सेंट्रेट करके होता है। अगर ये 3 लोग का पैटर्न, अगर तीनों डिफरेंट पैटर्न आते हैं, तो देखना इसके विचारों में, इसके बॉडी के कोऑर्डिनेशन में, इसके बिहेवियर में जमीन आसमान का फर्क निकलेगा। इसका अगर एक डेमो, लाइव डेमो अगर आपको देखना है तो खुद के पैटर्न को देख लो, खुद के बॉडी के पैटर्न को देख लेना। जैसे आप, जैसे सुप्रिया जी के उंगली, उनको पता है पैटर्न कैसे देखना है, और कौन है अपने यहाँ पे, आज अरोरा जी ने तो ज्वाइन ही नहीं किया। तो आप खुद के पैटर्न को देखो, इस लेवल में डालो, और देखो आपके खुद के बिहेवियर को देखो। अभी ये तो आपका इतना साल तक चलता है, तो आप तो खुद को मेजर कर पाओगे, बराबर है। तो इस पैटर्न में उस चीज में डाल के देखना कि सच में आप कहीं पे तो भी फेलियर हो, तो क्यों हुए आप फेलियर, या कहीं पे तो भी आप अपने पॉइंट को अचीव नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए। तो इसका जो आंसर है ना, ये 3 पैटर्न दे देगा आपको, आपके उंगली के, ये तीनों उंगली के जो पैटर्न होते हैं ये वाले, तो ये 3 पैटर्न आपको दे देंगे। ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हो, अनम्यूट करके आप बोल दो, तो फिर हम बात करेंगे इस चीज पे, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। और खुद के लाइफ में एक बार उसको एनालिसिस कर लेना, तो देखना हमारे पैटर्न कितनी अहम भूमिका निकालते हैं हमारे लाइफ को अचीव करने में। अगर हम, हमारी ब्रेन की साइकोलॉजी अगर वैसी बनी है तो क्यों बनी है, तो ये तीनों मेथड से बनती है। ब्रेन 5 क्रियाओं से बनता है, उसमें से ये जो 3 क्रियाएं होती है ये मेन क्रियाएं होती है। बोलते ना कभी गोल्स, देखो आप ट्रेनर के, बड़े बड़े ट्रेनर के करो, तो बोलते हैं उसको बिहेवियर में लाओ, अपने बिहेवियर में लाओ, अपने एक्शन में लाओ जो चीज आप चाहते हो, बाद में उसको थॉट प्रोसेस में लाओ, बाद में जो गोल्स आप चाहते हो उसके प्रति आप क्रियाकलापों को चुनो, अटेंशन को चुनो, तब जाके आप उस गोल को अचीव करेंगे। ऐसे ट्रेनर बोलते हैं हमको, लॉजिकली बोलते हैं वो ट्रेनर, क्यों बोलते हैं, इसके पीछे का यही एक मतलब होता है कि अगर हमारे ब्रेन के ऊपर के 3 पैटर्न अगर फेवरेबल पैटर्न होगा, तो उस इंसान का एक्शन पार्ट भी फेवरेबल होगा। अगर ये तीनों पार्ट में से एक पार्ट भी उसका गलत, यानी दूसरे पैटर्न से आता है, तब उसमें उस लेवल की कमी को पाया जाता है, उस चीज की कमी पाया जाता है। मैंने बोला ना, जैसे एक्शन पार्ट टारगेट ओरिएंटेड होगा, टैकल पार्ट टारगेट ओरिएंटेड होगा, लेकिन थिंकिंग पार्ट टारगेट ओरिएंटेड नहीं होगा, तो उसके विचार में क्या होगा, यार कर लेंगे ना वो टारगेट, मेरे को पता है कैसे अचीव करना है, क्योंकि उसके पास सोच का कोई प्लान ही नहीं होता, उसके दिमाग में परफेक्ट कोई सोच का प्लान ही नहीं आता, जिसके कारण वो उस चीज को अचीव कर पाता है, जिसके कारण वो क्या करेगा, उस चीज को अचीव करने का काम करेगा। समझ में आया क्या बोला मैंने आपको? देखो हमारे आजू बाजू में होते हैं 100 बच्चों को एक टास्क दे दो, तो 100 बच्चे में से 100 बच्चे उस टास्क को अचीव नहीं करते। ठीक है, इजी टास्क दोगे तो 100% बच्चे उसको करेगा, जहाँ पे उसको दिमाग वाले काम ही नहीं होंगे। लेकिन जहाँ पे दिमाग वाले काम, इसके परफॉर्मेंस वाले काम आएंगे, तो वहां पे क्या होगा कि वो नहीं कर पाएगा, वो उस चीज को नहीं कर पाएगा। समझे आपने? समझ में आया कुछ? ये कितने अहम भूमिका निभाते पैटर्न, जो हमारी उंगलियों में पैटर्न होती है, वो हमारे लाइफ में कितनी अहम भूमिका को निभाते। कोई टास्क अगर डिसाइडेड करना है, कोई चीज को अचीव, इवन अचीव भी करना है, या कोई चीज को आपके लाइफ में पाना है, तो ये जिंदगी के ये टास्क बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे मेहनत, फॉर एग्जाम्पल आपको मेडिटेशन भी करना है, आपके ब्रेन ने सोचा आपको मेडिटेशन करना है,
आपने खाली थिंग में सोचा कि आपको मेडिटेशन करना है, विचारों में सोचा है, लेकिन आपका सपोज पैरिटल अगर लो होगा तो आपका ध्यान नहीं लगेगा, ध्यान हमेशा ही भटकते रहेगा, एक्शन में ध्यान नहीं रखेगा, फिजिकल एक्टिविटी में आपका ध्यान नहीं लगेगा। बिहेवियर में भी आप सोचते हो, ध्यान को करने के लिए क्रियाकलाप करते हो, दिया जला लोगे, बिहेवियर लाओगे, ठीक है, वो बिहेवियर आओगे, बोलते ना फील होना चाहिए, हर चीज को फील करना चाहिए मैंने, तो आप दिया जलाओगे, सुगंधित फ्रेगमेंटेशन यूज करोगे, ठीक है, अगरबत्ती जोड़ोगे, आगे में मूर्ति भी रख लोगे, लेकिन आपका यहाँ पे टैकल एबिलिटी नहीं है, अच्छा नहीं है, टैकल एबिलिटी अच्छा नहीं, तो आप उस चीज का आनंद नहीं ले पाओगे, उस चीज में आनंद नहीं ले पाओगे। और ये चीज आपको हर चीज में काम आएगी, हर चीज में काम आएगी। जैसे तुमको लिखने की एबिलिटी होती है तो लिखने की एबिलिटी में काम आती है, बहुत सारी जितनी भी चीजें तुम्हारी लाइफ में होती है, राइटिंग, कोई नॉवेल बुक लिखने से लेके राइटिंग तक लेके सिंगिंग तक लेके कोई भी एक्शन अगर आप लाइफ में करना चाहते हो, तो इन चीजों से आप बिहेवियर को एक बार खुद को टटोल के देखना कि वो समय में वो चीज मैंने क्यों नहीं की, तो क्यों मेरा ये ब्रेन का लोग काम किया कि नहीं किया, क्योंकि मेरे ब्रेन का ये लोग काम करेगा कि नहीं करेगा। और इन तीनों लोग का वर्किंग उसको ज्यादा कराया जाता है, इन तीनों लोगों का डेवलपमेंट उसको कराया जाता है, तब जाके उसमें टैकल करने की एबिलिटी आती है, तब जाके उसमें हर चीजों को समझने की एबिलिटी आती है, तब जाके नीचे के दो पार्ट जो होते हैं, दो पार्ट खाली मेथड्स होती है, यानी साउंड और विजुअल, ये खाली मेथड है उस चीज को पाने की, लेकिन उस चीज के मेन गुणधर्म जो होते हैं ये ऊपर के लोग डिसाइडेड करते हैं। अगर ये चीज अगर आपको समझ में आ गया ना, तो 90% डीएमआईटी आपको समझ में आ जाएगा, 90% काउंसलिंग की टेक्निक समझ में आ जाएगी आपको, कि क्या उसके दिमागी तौर पे बनता है, क्या उसके फिजिकल तौर पे बनता है, ये यहाँ से आप जजमेंटल कर पाओगे। उसके दिमाग के पहले पन्ने में, जैसे बोलते हैं ना, ये ब्रेन और फिंगर के एनालिसिस वाला पन्ना खोलोगे ना, तो उसकी आधी कुंडली आपको समझ में आ जाएगी, 90% कुंडली को आप पढ़ लोगे, खाली बाकी जो कुंडली दी रहती है उसको एक्सप्लेन की हुई रहती है। जैसे कुंडली में मेन क्या होता है, कुंडली अगर किसी की कुंडली पढ़ते हो तो एस्ट्रोलॉजर पूरे घर और पूरी थ्योरी को नहीं पता, वो क्या पढ़ता है, जैसे ये कुंडली जो बनती है ना, जैसे ये कुंडली रहती है, ठीक है, ऐसे कुंडली रहती है, तो इसके ये जो भाव बनते हैं, इस भाव को देखता है, इस नंबर को देखता है, वो इस नंबर को देखता है, इस भाव को देखता है, वो पूरा थियोरेटिकल पार्ट नहीं होता, वहां पे बहुत सारे डिप में होता है, लेकिन वो यहाँ पे देख के बताता है। तो वैसे ही निके डीएमआईटी में जो फिंगरप्रिंट और ब्रेन का जो कोऑर्डिनेशन वाली जो पार्ट आती है ना, उसी से आपको उस बच्चे की पूरी कुंडली पता चलती है, कि वो एक्शन कैसा रहेगा, कौन सा इंटेलिजेंस उसमें ज्यादा रहेगा, ईक्यू ज्यादा है कि आईक्यू ज्यादा है, ये भी वहां से ही आपको पता चलेगा। तो आप उसके डिजिटल फिंगर जो पैटर्न को है ना, उसको नहीं देखोगे, जो मार्केट बारे में बात कर पाओगे, किस बारे में बात करोगे, उसके खाली उस पैटर्न और ब्रेन के स्ट्रक्चर में कौन से लोब में कौन सा पैटर्न आ गया, इसके आधार पे बात करोगे आप, समझा। कभी कभी रिपोर्ट भी हमारी गलत क्यों हो जाती है, कि इसके कारण गलत हो जाती है, उसके पैटर्न को हम समझ नहीं पाते, हम बोलते हैं मैम इसका तो एक्शन पार्ट बहुत अच्छा है, तो स्पोर्ट में बहुत अच्छा रहना चाहिए, और पता चलता है कि वो बच्चा जो होता है स्पोर्ट में अच्छा होता ही नहीं। जैसे लास्ट टाइम सुप्रिया जी ने अपना एक्सपीरियंस हमको सुनाया था कि एक बच्चे में जो था कि स्पोर्ट वाला पैटर्न बहुत अच्छा था, लेकिन वो पता है कि वो बच्चे ने कभी गेम ही खेला नहीं, वो बच्चे ने क्या किया, कभी गेम ही खेला नहीं, तो हो सकता है उसके ब्रेन में जो वहां पे जो पैटर्न आता है वो अल्नरा पैटर्न आता होगा, रेडियल पैटर्न आता होगा, तो इसके कारण उसके दिमाग में भी होगा, या तो वो यहाँ पे आ गया, वो पैटर्न एक्शन वाले पैटर्न में रोल पैटर्न आ गया, लेकिन उसका जो थिंक और बिहेवियर पैटर्न में वो पैटर्न नहीं आया, इसलिए नहीं खेल पाया वो, इसलिए वो नहीं खेल पाया। कभी कभी किसी का काइनेटिक्स होके भी वो बच्चा उस चीज में, हमको रस नहीं, माँ बाप बोलते इसको जरा भी आउटडोर गेम की ये नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि उसके वो बिहेवियर में खाली काइनेटिक्स में दिख रहा है हाई है, लेकिन बाकी के थिंक और जो बिहेवियर पैटर्न में नहीं दिख रहा ना। आपको खेलने का मन करेगा, बराबर, खेलना ये आपके गुणधर्म में आया, लेकिन खेलने की बिहेवियर भी आपके गुणधर्म में आनी चाहिए, तब जाके आप आउटर उसको डील करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। या दिमाग में विचार तो आना चाहिए ना, बाहर जाके मुझे फुटबॉल खेलना है,
तो उस चीजों को आपका दिमाग क्रिएट ही नहीं करता है, उस थॉट को क्रिएट ही नहीं करता है, थिंग को क्रिएट ही नहीं करता है, अटेंशन ही नहीं देता है। तो आपके पैटर्न में काइनेटिक्स पैटर्न हाई होने का मतलब ये नहीं होगा कि आप स्पोर्ट पर्सन ही अच्छे हो गए, क्योंकि आपका थिंक और आपका बिहेवियर उस चीज को नहीं मान रहा है, तो भी वो चीज किसी काम की नहीं होगी। आपका दिमाग नहीं मान रहे, आपके विचार नहीं मान रहे वो खेलने की। देखो इंसान खेलता कब है, जब आपको अंदर से लगे कि मैं वो चीज खेलूं या वो करके देखूं। अगर आपके मन में ही वो चीज करने के प्रति जिज्ञासा ही नहीं है तो आप करोगे? डेफिनेटली नहीं करोगे। पता है, अच्छा, आपको एक स्टडी बताता हूँ। अच्छा टैकल वाला, यानी जिसका काइनेटिक्स बहुत हाई है, पता है वो मेडिटेशन कर लेता है। और एक बात ध्यान में रखो, जिसका काइनेटिक हाई रहता है वो कभी मेडिटेशन नहीं कर पाता। वो एक जगह पे बैठ ही नहीं सकता, वो एक जगह पे बैठ के मेडिटेशन नहीं कर सकता। लेकिन एक ऐसा बच्चा था जिसका काइनेटिक्स हाई होने के बाद भी उसका मेडिटेशन प्रोसेस बहुत अच्छा था, ग्राउंडिंग प्रोसेस कम था। है ना मेरे घर? काइनेमेटिक्स बच्चा कभी एक जगह पे बैठ ही नहीं सकता, ऐसे बैठेगा तो हाथ हिलाएगा, पैर हिलाएगा, बालों के साथ खेलता रहेगा, पेन होगा तो पेन के साथ खेलता रहेगा, बुक्स होगा तो बुक के साथ खेलता रहेगा। क्योंकि उसके बॉडी बॉडी में काइनेटिक्स पार्ट एक्टिव होने के बाद ही ये चीजें वो करते रहता है। पढ़ते पढ़ते भी पैर को हिलाएगा, हाथ को हिलाएगा, या बुक में से पेन से ऐसे कुछ ना कुछ करते रहेगा। काइनेटिक ज्यादा होते तो उसको भी पता नहीं रहती कि मेरी बॉडी के पार्ट इतने हिलते रहते रहे, हिलते हो गए, बराबर है। फिर भी वो अपने क्रिया को, उसको पता नहीं रहता, वो क्रियाएं करते रहता है, क्योंकि उसका काइनेटिक्स हाई रहता है। लेकिन वो काइनेटिक्स हाई तब परफॉर्म करता है जब उसके बिहेवियर में वो लगता है। काइनेटिक हाई वाला बच्चा ऐसा भी दिखेगा आपको, कांस्टेंट नहीं रहेगा, उसका ध्यान नहीं लगता है, कांस्टेंट नहीं कर पाता है। लेकिन कोई कोई काइनेटिक बंदे ऐसे होते हैं जिनमें काइनेटिक्स बहुत ज्यादा हाई होने के बाद भी उसका ध्यान बहुत अच्छे से लगता है। ठीक है। और किसी का ध्यान बहुत अच्छा होने के बाद भी वो ध्यान नहीं कर सकता अच्छे से। ये इसके ब्रेन के पैटर्न बताते हैं, कौन सा ब्रेन का पैटर्न उसके उंगली में आता है, कौन से पैटर्न का कोऑर्डिनेशन कैसा होता है, उस पे पता चलता है। अब रोल रोल में भी बड़ी दिक्कत वाली बात होती है, रोल पैटर्न आते हैं ना, उसमें भी बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। टारगेट सेंट्रिक होता है, स्पिरल रोल होता है, इलोंगेट रोल होता है। तो देखो, ये बाकी सभी पैटर्न को डोमिनेट करते हैं। टारगेट सेंट्रिक रोल और स्पिरल रोल जो होता है ना, बाकी सभी प्लान पैटर्न को डोमिनेट करते हैं। लेकिन ये अगर सुनेंगे ना तो इलोंगेट टारगेट वाले की बात सुनेंगे, क्योंकि ये उससे हाई एनर्जी का होता है, हाई पोटेंशियल से भरा होता है। ध्यान में रखना, पैटर्न की एक क्वालिटी ध्यान में रखना। रोल पैटर्न वाला रोल पैटर्न के साथ अच्छा रहेगा, लेकिन कौन सा रोल पैटर्न के साथ अच्छा रहेगा? जो उससे बड़ा पैटर्न होगा, इलोंगेट टारगेट होगा। स्पिरल वाला स्पिरल वाले के साथ अच्छे से नहीं रहेगा, टारगेट वाला टारगेट वाले के साथ अच्छा नहीं रहेगा, इलोंगेट इलोंगेट के साथ अच्छा नहीं रहेगा। इलोंगेट के साथ अच्छे से नहीं जमेगी, झगड़े ज्यादा हो गए। ये दबेगी किससे? अपनी हायर एनर्जी से। स्पिरल वाला टारगेट से दबेगा। ध्यान में रखना ये बात, कॉम्बिनेशन आपके दिमाग में हमेशा ही ध्यान में रहनी है, क्योंकि ये ऊर्जा से भरे हुए पैटर्न होते हैं। और जब सेम एनर्जी के साथ इनका कभी नहीं होता है। सेम एनर्जी क्या होती है? डिस्ट्रैक्ट करती है। ये अगर सुनेंगे किसके अच्छे दबाव में, इनको कौन अच्छा दबा सकता है? इसका अपर पैटर्न। स्पिरल और टारगेट को दबाना है तो इलोंगेट पैटर्न अगर इसकी उंगली में रहता है, इलोंगेट पैटर्न अगर इनके साथ में रहता है, तो वो इन पे हावी होगा। नहीं तो ग्रुप में अगर रोल पैटर्न रहेगा ना, ये सब पे हावी रहेगा। लेकिन रोल में स्पिरल टारगेट रोल रहेंगे तो सब पे हावी रहेगा, और इलोंगेट आए तो ये इन पे भी हावी रहेगा। ये पैटर्न की गुण विशेषता होती है, ये पैटर्न की समझ होती है। आप आपको अभी ये भी कंफ्यूज करेगा कि नहीं सर, रोल पैटर्न है तो रोल पैटर्न के साथ तो बहुत अच्छी से जमनी चाहिए, या रोल पैटर्न के क्रैशेस होनी चाहिए। लेकिन हर रोल पैटर्न के साथ क्रैशेस नहीं होते, उसका पैटर्न ध्यान में रखना। हाँ, टारगेट सेंट्रिक आएगा ना, तो डेफिनेटली इनका झगड़ा होगा, पकड़ के चलो, डेफिनेटली झगड़ा होगा, और दोनों में रेस लगी रहेगी कि मैं आगे जाऊंगा। स्पिरल स्पिरल आएगा तो सेम पैटर्न चलेगा। लेकिन इनके अपर प्लाने पैटर्न रहता है तो उस पैटर्न को दबते हैं ये लोग। यानी रोल पे भी राज कर सकता है, कौन सा? उसके रोल में हायर एनर्जी वाला रोल,
करेगा। रोल भी लीडरशिप क्वालिटी का नहीं होता है, उसके हायर जो रोल आता है वो उसकी लीडरशिप क्वालिटी को दिखाता है। रोल पैटर्न बाकी के पैटर्न पे लीडरशिप करेगा, लेकिन रोल पैटर्न पे अगर लीडरशिप किसी को अच्छी करनी है, पकड़ अपनी अच्छी बनानी है, तो उसका अपर पैटर्न जो होता है वो पकड़ अपनी अच्छी बनाता है, जिसमें इलोंगेट रोल आता है, जिद्दी स्वभाव का होता है, स्टबन नेचर का होता है। ये भी जिद्दी होता है लेकिन ये स्टबन होता है। जब तक उसकी बातें सही नहीं हो पाती, नहीं कर पाता, तब तक वो अपनी जिद पे अड़ा रहेगा, करने के लिए चढ़ा रहेगा, वो अपनी सूझबूझ की ताकत को खो देगा। और यही वो पैटर्न होता है जो अपने लाइफ में प्रॉब्लम को जनरेट भी करता है ना सुप्रिया मैम, बराबर है? यस सर। तो देखो कितना खेल खेलते हैं ये नंबर के पैटर्न, देखो कितना अच्छे से होते हैं ये। आपकी 90% फिर आपको एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, अगर ये साइंस आपको समझ में आ गया ना, तो उसके ब्रेन का साइंस समझ में आ गया आपको। ठीक है, वो कितना आध्यात्मिक होगा, कितना बोलते हैं ना उपजत बुद्धि का होगा, ये भी पैटर्न, यही 3 पैटर्न से पता चलता है। 3 ऊपर के 3 फेज देख लो, पता चल जाएगा वो कितना करामाती बंदा है, कैसे बंदा है, कितना एक्शन को रखता है। ये यही 3 पैटर्न को एनालिसिस करके पता चलता है। नीचे के 2 पैटर्न खाली सीखने के लिए होते हैं, ध्यान में रखना, सीखने की कलाओं के लिए होते हैं, लेकिन ऊपर के जो 3 पैटर्न होते हैं वो बिहेवियर कला को दिखाता है, उसके व्यवहार को दिखाता है, उसके बिहेवियर पैटर्न को दिखाता है। जैसे देखो बिहेवियर में उसके रोल पैटर्न है, ग्राउंड और बंदा बहुत सही है, ठीक है, लेकिन उसके थिंक और टैकल पैटर्न में डबल लूप पैटर्न होगा, तो ये धोखेबाज बंदा होगा, धोखा देगा। ये आप थिंक में आएगा तो लूटने की भावना आपके मन में रखेगा, एक्शन में भावना आएगा तो ऐसे भागों में आपको फंसा के जाएगा कि जिस थिंग में आप सोच भी नहीं सकते। और टैली कर लेना है ये, जिसने आपको कभी धोखा दिया होगा ना, तो उसके ब्रेन पैटर्न में इस पैटर्न को टैली कर लेना है। ठीक है, देखो एक तो धोखा देने की एबिलिटी उसके बिहेवियर में रहता है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक ये लोग होते हैं थिंक और टैकल में करने वाले, क्योंकि उसके धोखे को आप जान लेते हो, उसके बिहेवियर से जान लेते हो। ये पक्का आप जज करते हो ना, किसी दोस्त को जज कर लेते हो, यार पक्का ये आगे जाके मुझे धोखा देगा, तो आप क्या करते हैं, हिसाब से उसके साथ बिहेवियर रखते हो हिसाब से बिहेवियर। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि हम पूरे ब्लाइंडली ट्रस्ट करके उस पर चलते हैं, और वही हमको बड़ा धोखा दे जाता है। तो उनमें वो पैटर्न दिखते हैं, उनके थिंक और टैकल करने की एबिलिटी में होती है, वो बहुत चालू पना से हमको बोलते हैं ना, बीट कर जाते हैं। और वो वहां पे मात दे जाते हैं जो हमारी पावर होती है। कहाँ पे मात देंगे, वो वहां पे मात देंगे जो हमारी पावर होती है। तो ये थिंक होती है, ये बाहर किया होती है जो पैटर्न की, जो सीख जाओगे ना आप, तो दुनिया को समझने की, इंसान को समझने की एबिलिटी आपको आ जाएगी। आप गेस कर पाओगे कौन सा इंसान आपके कब तक साथ रहेगा और कब ये आपको हानि करेगा। और जब इस पार्ट को लेके चलोगे ना, तो देखना एक लेवल में आप संभल के सीखना और चलना सीख जाओगे, आपको लाइफ में लॉस कम लगेगी। ये प्रैक्टिकल स्टडी होती है, और इसका अनुभव लेना है तो आप तो एनालिसिस करके लो इसका अनुभव। ठीक है, नंबर ऑफ चीजों को पढ़ो, और आपके साथ जो बुरा करता है, आपके साथ जैसे घर में जो बिहेवियर भी करता है, तो उसके भी फिंगरप्रिंट देखो, तो उसके दिमाग की भावना को पढ़ेगा। ऐसे सुनते हुए वो लगता है कि यार सुप्रिया जी मुझे बहुत अच्छे से सुन रही है, लेकिन उनके दिमाग में कुछ चलता ही रहता है। क्यों चलता रहता है? क्योंकि उसके थॉट प्रोसेस में वो थिंक प्रोसेस आया हुआ है। नहीं, यानी बोलने का मतलब वो मेंटली तो बिहेवियर तो दिखा रहा है मेरे साथ में, वो पीछे में दूसरे से जाके मतलब थिंक चेहरा कर भी रहा पढ़ना सीख गए हो शायद। है। हाँ तो वो तो मैं थर्ड ब्रेन एक्टिवेट करता तो वही तो पढ़ता हूँ मैं लोगों में। तो मतलब क्या होता है कि ये पैटर्न दिखाते हैं आपको, और ये चीज आप सीखोगे ना, तो देखना आप दुनिया में सबसे अच्छे होगे। जैसे आप किसी का एस्ट्रोलॉजी में जाओ, न्यूमरोलॉजी में जाओ, ये जाओ, ठीक है, आधे से ज्यादा यही साइंस काम कर जाता है। लोगों के फिजिकल अपीयरेंस को बताओ तो वो मोहित कैसे हो जाएगा, उसके बारे में थोड़ी अच्छी बातें बोल दो, बुरी बात बोल दो, जो उसके अंदर छुपी हुई उसके मन के भाव को फेशियल रीडिंग पढ़ लो, बस बंदा फ्लैट हो जाएगा। उसके बाद में आप जो बोलोगे वो उसके लिए पूर्व दिशा हो जाएगी। साइंस है ये, लेकिन ये साइंस है। ये क्या होता है, जो न्यूमेरिकल एक साइंस होता है।
और इस साइंस को पढ़ना आना चाहिए, इंसान को इस वाइब्रेशन को पढ़ने की एबिलिटी आना चाहिए, और उसके अनुसार उसको बिहेवियर पता चलता है। अगर ये बातें बोलो ना, पेरेंट्स भी डिश हो जाते हैं। आप अगर काउंसलिंग में इस बातों को बोलेंगे ना, पेरेंट्स को भी बोल सकते हैं कि आप ऐसे सोचते हो लेकिन ऐसे करते नहीं है, तो देखना वो हाई बोलेगा, नहीं कभी नहीं बोलेगा। अभी कुछ कुछ लोग होते हैं जो खुद को फंसाने वाले होते, तो मुंह पे आपको नहीं बोल देंगे, वो 2 दिन बाद फोन करके बोलेंगे कि हाँ मैम आपने सही बोला था, अब इसका समाधान दे दीजिए। कभी कभी कुंडली में ऐसे होते हैं, न्यूमरोलॉजी में ऐसे होते हैं, हम बोलते हैं कि मैम आपके मल्टीपल अफेयर हो गए। अभी किसी को ऐसा बोलेगा तो पक्का ही बुरा लगेगा, तो पहले बोलता है कि नहीं नहीं सर आप गलत बोलते हैं, ऐसा कभी होता है। ठीक है बाबा, हमारा गलत है तो गलत है, हमको क्या करना है, हम तो कुंडली पढ़ने वाले हैं। ठीक है ये बात नहीं होगी, हम फिर उस बातों को पलटा देते। लेकिन 2 दिन बाद में क्या, चुपके से उनका फोन आता है, सर वो है ना आजकल हमको टाइम नहीं दे पा रहे, तो ऐसा कुछ कीजिए कि वो हमारी बात को माने। तो हमको बोलना पड़ता, मैम पहले ही तो आपने बोला था, उस एनर्जी को तो आपने ही नकारा था, प्रॉब्लम को तो आपने ही क्रिएट किया था, हम थोड़ी है हम समाधान देने वाले। तो रियली में ऐसी होती है, जब आप कभी इन लोगों के पास बैठते हैं ना, तो 100% उन बातों को समझने की कला आप में आ जाती है। इसलिए बोलते ना कि ये साइंस जो होता है, शाश्वत साइंस कब बनता है, जब उसको आध्यात्मिक तौर से टटोलते हो, एस्ट्रोलॉजिकल तौर से और मेंटली तौर पे जब आप टटोलते हो ना, तब जाके ये जो साइंस होता है शाश्वत साइंस बनता है। शाश्वत साइंस यानी जो बोलोगे वही होगा, इसको बोलते हैं शाश्वत साइंस। यानी हर तरफ से आप इस चीज की पॉसिबिलिटी को टेस्ट करोगे। आप क्या कहते हो, हर चीजों से उस चीज की पॉसिबिलिटी को चेक करते हो। साइकोलॉजी देखो, अच्छा धर्मगुरु कौन बनता है पता है, जिसने अच्छे से साइकोलॉजी पढ़ी है, जिसको साइकोलॉजी की समझ है, वही अच्छा धर्मगुरु बनता है, वही अच्छा गाइडर बनता है, वही अच्छा कंसल्टेंट बनता है, क्योंकि वो आपके साइकोलॉजी को पढ़ना जानता है। तो यही अगर आप करोगे ना, देखना तो काउंसलिंग करना बड़ी आसान सी बात होती है, बड़ी समझता की बात करनी चाहिए। काउंसलिंग में सबसे पहली बात, कभी किसी के बारे में जाते ही बुरा मत बोलो, पहले उसकी साइकोलॉजी को समझो, और उसके पहले अच्छे गुणों का गुणगान करो, और फिर सोचो, टैकल करो कि अभी इस अच्छे गुणों से हम उसके बुरे गुण भी उसको बताने हैं, बताना तो है उसको, लेकिन डायरेक्ट पहले ही बुरा मत बोलो। फिर बोलना कि अगर आपकी लाइफ में कुछ परेशानी आ रही है, तो ये थोड़े बुरे गुण जो आप में है सर, इसको आप कंट्रोल करना है, और आपको पता है कि ये कंट्रोल कर सकते हैं, और ये अनजाने में आपके सामने आते हैं। जानबूझ के भी करता है तो आपको बोलना है अनजाने में आपके हाथ से हो जाता है, करता तो वो जानबूझ के ही है, लेकिन हमको क्या बोलना है अनजाने में, क्योंकि उसको डायरेक्ट ब्लेमिंग भी ना आए ना, बोलते ना किसी को ब्लेम भी मत करो, तो प्यार से बोलते ना मियाँ मिट्टू बने रहो। तो इस हिसाब के करोगे तो आपको चाय वाय पिला के भेजेगा। अगर ऐसे पहले बोल देगा ना, तो पहले बिना दक्षिणा भगा देगा आपको। तो बातों को, यानी आप बोल रहे सही हुआ, आप आपके कॉन्शियस में ये सही बात है, आपने सही पकड़ा, सही बोला, और 100% वो बात सही है। लेकिन लोगों को बोलते ना अच्छा ही वाह वाही करना बहुत अच्छा लगता है, और जो बात सीधी कड़वी बात बोल दो तो वो हट हो जाता है। भला ही वो बात आपने उसको सुधारने के लिए बोली, लेकिन उसके बोलने के ढंग को इजाद करो, सीखो उसको बोलने के ढंग के बोलो। बोलते ना किसी को थप्पड़ भी मारना है ना, तो प्यार के साथ मारना, कि जिसको उसको बुरा भी ना लगे, उसके बोलते ना इथिक्स को भी ना धक्का लगे, और अपना काम भी हो जाए। समझे। और ये कलाए जो देता है ना, ये ऊपर की 3 थिंकिंग देता है। ये एग्जांपल ही इसलिए दिया कि ऊपर की तीन तीन ब्रेन के लोब का कितना महत्वपूर्ण रोल हमारे लाइफ में होता है ना, इसके लिए बताया मैंने। और आपको लगता है ना, सच में आपको लगता है ना, तो आपने क्या क्या करना है, आपके पास रिपोर्ट होगा ना, तो पाचक बच्चे का आप टैली करके देखना, एनालिसिस करो, और कल इस आधार पे आप बात करो मुझसे कि सर हाँ आपका ये जो तार्किक था वो बहुत सही था। तो जब आप इस पैटर्न को डालोगे, थिंक में डालोगे, इसमें डालोगे, तो आप जानोगे उसमें क्या कमियां थी और क्या खूबियां थी। अगर वो कोई बच्चा अगर अपने गोल को अचीव नहीं कर पाता ना, तो उसमें झट से ये 3 पैटर्न देख लेने का, और 3 पैटर्न पैटर्न में देख के उसको बोलने का क्यों वो अचीव नहीं कर पाया। जब आप उसकी कमियों को उसको बताओगे ना, देखना डेफिनेटली नीचे के 2 पार्ट जो होते हैं, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल, तो इसको पावर की तरह वो यूज करेगा, और उसी हिसाब से वो रिजल्ट देगा। ट्राई करना, प्रैक्टिकली ट्राई करना, क्योंकि ये बोलते ना शाश्वत सत्य होता है, और ये प्रैक्टिकल से सीखा जाता है।
ये जो एक्सपीरियंस से सीखा जाता है। आप किसी पैटर्न के बारे में जजमेंटल कब होते हैं? जब मल्टीपल लोगों में वो जजमेंटल दिखते हो, तब जाके आप जजमेंटल होते हो। इसे बोलते हैं शाश्वत सत्य। बोलते ना, हर तरीके से हमने टेस्ट किया हुआ सत्य बोलते हैं, और वही चीज आपको आगे वाले में मिलेगी। समझ में आया? और जो हीलर होता है, हीलर, उसके ब्रेन के इस पार्ट को देख लेना और समझ जाओगे आपको उसको किस पार्ट से हीलिंग करना है। उसको फिजिकल हीलिंग देना है, उसको मेंटल हीलिंग देना है, ठीक है, कि इसको इमोशनल हीलिंग देना है। ये जो हीलिंग भी आप इसी चीज से पता कर सकते हो। हम इसी चीज का पता करते हैं। तो हम एक चीज में मल्टीपल थॉट प्रोसेस को डालते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक थॉट प्रोसेस से वो बंदा सही लगता है जब, लेकिन बाकी की पॉसिबिलिटी हम चेक करते हैं तो उसमें वो बंदा गलत भी लगता है हमको। फिर हम उसको सुधारने के लिए कुछ रेमेडीज कराते हैं, कुछ क्रियाकलाप कराते हैं, जिसके कारण उसमें वो पार्ट डेवलप हो जाता है, उसमें बेनिफिट होता है। तो हर चीज में जीतने की भावना भी उसी के अंदर पड़ी होती है। हमको खाली वो जीतने की भावना को मार्ग देना होता है, और हारने की भावना भी उसके अंदर ही होती है, जो खुद वो उस मार्ग को चुनता है। खुद वो उस मार्ग को चुनता है। जीतने की भावना भी उसके मन में होती है, हारने की भावना भी मन में होती है। खुद वो दोनों भावनाओं को चुन सकता है। डिपेंड उसके पैटर्न करते हैं कि वो चुनेगा कि नहीं चुनेगा। उसके ब्रेन के पैटर्न बताएंगे कि वो उस चीज को कर सकता था, लेकिन उसने क्यों नहीं किया, और किया तो उसने क्यों किया। ये दोनों थिंग जो होते हैं ना, उसके अपर पैटर्न बताएंगे, एक्शन, थिंक और टैकल। कल हम बचे हुए दो पैटर्न को पढ़ लेंगे, और बाद में इसको हर इंसान के बिहेवियर के साथ जज करेंगे, एनालिसिस करेंगे। पता है, आप पैरेलली में काउंसलिंग पैटर्न भी सीखते जा रहे हो। ध्यान में रखना, आप काउंसलिंग करते हुए जो पैटर्न मैं बोलते जा रहा हूँ, इसमें से आप काउंसलिंग पैटर्न भी सीखते जा रहे हो। लेकिन मैं पर्सनली काउंसलिंग पैटर्न भी पढ़ाऊंगा आपको, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाऊंगा। तो वो पैटर्न भी पड़ेगी, लेकिन बारकाइयों को देखो, ब्रेन के पैटर्न को देखो, ब्रेन के साइकोलॉजी को बनना सीखो। साइकोलॉजी कैसी बन रही है उसकी वो देखो। साइकोलॉजी उसकी एक्शन ओरिएंटेड है, साइकोलॉजी उसकी थॉट ओरिएंटेड बन रही है, या टैकल करने की एबिलिटीज से उसकी साइकोलॉजी बनेगी। देखो, इसको और अच्छे से एक एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। किसी को आप बुरा बोलते हो, ठीक है, किसी को आप बुरा बोलते हो, तो उसको गुस्सा आएगा तो वो क्या करता है, बिहेवियर में आएगा तो गुस्सा दिखाएगा अगेंस्ट में। आप किसी बात उसको चुप गई तो क्या करेगा, बिहेवियर में आपको गुस्से से देखेगा, गुस्सा दिखाएगा। उसको देख के पता चलेगा कि नहीं, मेरी बात इसके हार्ट में चुप गई है, ठीक है। दूसरा बंदा होता है थिंक वाला। आपने बुरा बोला उसके बारे में, तो उसके दिमाग में वही विचार खाते गए, इसने मेरे को बुरा कैसे बोला, मैं इसका बुरा करूंगा। तो वो अगेंस्ट में आपको बुरा बोलता है। आपको क्या करेगा, तब के तब बुरा बोलेगा। आप उसके बोलेगे ये तेरी बात गलत है, तो वो बोलेगे तू पहले अपने में तो देख, तेरी में क्या गलत है। अपनी उंगली को अपने आंखों में डाल देगा वो। यानी वो सीखेगा नहीं कि आगे वाला बताता है मुझे उसको अमेट करना है, उसको सुधारना है। वो क्या बोलेगा, तुम अपने में तो देखो पहले, तुम कितने गलत हो। तुम्हारी तरफ उंगली करके बोलेगा, तुम देखो कितने गलत हो। और तीसरे पैटर्न में तो बोलेगा तो नहीं, सीधा हाथ चला देगा, थर्ड से कान के नीचे लगा देगा अगर उसको बुरा लगेगा तो। बाद में बात बोलेंगे, बाद में करते बैठेंगे, पहले एक्शन दिखा देगा वो, बाद में बात करते रहेगा। ये होता है तीन पैटर्न और तीन चीजों का। और ऑब्जर्व करके देखना है ना, तीनों कैटेगरी को चुनने का और उसके साथ सेम थिंग करने का। तो तीन के अलग अलग बिहेवियर को कैटेगरी आप कर लेना। पहले मारता वही है जिसका डोमिनेटिंग पैटर्न टैकल में आता है। टैकल में आता है, पहले वही मारता है। पहले हाथ उसका ही उठता है जो टैकल में आता है, जो अपने दिमागी प्रेशर को बैलेंस नहीं कर पाता, रिएक्ट कर देता है जल्दी, वो एक्शन नाना कर देता है। पाटेकर वाला डायलॉग याद नहीं आया। हाँ, ना बड़ी कर दिया। याद से बोला। नहीं, हाँ पहले बता था नाना पाटेकर में, हाँ एक कौन सी तो भी मूवी में है ना, कि ये हिंदू का खून है, मुसलमान का खून आता है उसके, तोड़ रहा है, हाँ देखो हाँ पहचान कौन सा खून है। नहीं, हाँ। नहीं, एक दूसरा हाँ है राजकुमार, ही इज वेरी, वो शांत रहता है, तो वो मुलाकात फिर हाथ फिर लात। हाँ फिर रात। सब हाँ बोला तो ये बोल डॉमिनिक, रहा ये है उल्टा पहले रहता है, रात। पहले लात फिर हाथ फिर मुलाकात। ऐसा। मुलाकात। हाँ तो इस टाइप से वो बंदे होते हैं, ठीक है।
समझ में आ गया आपको? बंदों की कैटेगरी समझ में आ गई हो तो इसको समझ लिया तो आपको डीएमआरटी समझ में आ जाएगा, और इसमें करियर को भी आप बता पाओगे कैसा करियर है। और इन तीनों चीजों से ही करियर उसका डिसाइडेड होता है, तीनों पैटर्न से करियर उसका डिसाइडेड होता है। डीएमआरटी में देखोगे ना बहुत सारी जगह पे 5-5 स्टार दिखता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कौन सा करियर इसका रहेगा, है ना।